नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ड्रीम जीएस में आपका स्वागत है। और आज जो चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आप लगातार देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। यह है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सबसे पहले अब रही बात, यह चर्चा में भी बना हुआ क्यों है और इसको लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आने वाली है और लागू करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, सभी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए, एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन सकता है कि आर्टिकल 44 की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। इसका हिंदी मीनिंग अगर बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता। अब समझिए, समान नागरिक संहिता। संहिता यानी कि विधि या इसको कानून कह सकते हैं। कहने का मतलब कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून हो। तो अब आप कहेंगे कि क्या पहले हमारे देश में ऐसा नहीं है? तो आप समझिए कि सभी के लिए, यानी हमारा जो धर्म है, जो सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इतने संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। तब यहाँ पे यह समझने वाली बात है कि क्या सबके लिए कानून अलग अलग है क्या? तो अगर क्रिमिनल प्रोसीजर्स की अगर हम बात करेंगे तो उस मामले में सभी के लिए एक ही कानून है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सिविल कोड की, अगर बात करेंगे तो सिविल कोड का प्रत्येक धर्म का एक अपना अपना कानून है। लेकिन मोटा मोटी मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि खासकर जब से हिंदू सिविल कोड आया तब से अगर देखेंगे तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, करीब करीब 4 समुदाय के लिए अगर आप देखेंगे तो मिला जुलाकर हिंदू सिविल कोड ही एक तरह से लागू होता है या उससे मिलता जुलता है। लेकिन सबसे अधिक जब डाइवर्स सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो यह मुस्लिम संप्रदाय में देखने को मिलता है, क्योंकि वो शरीयत कानून का जिक्र करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग चीजें तय होती है। अब ये है क्या, सबसे पहले यह भी समझ लीजिए कि सिविल कोड है क्या, तब बताएंगे कि कहां पे असमानता दिखता है, कहां पर मतभेद है। तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि सिविल कोड के अंतर्गत यानी फैमिली मैटर सब आ जाता है। फैमिली मैटर से संबंधित यानी क्या हो सकता है? मैरिज, विवाह से विवाह एक मुद्दा बन सकता है। डिवोर्स, तलाक की चर्चा होगी। एलुमिनी, मेंटेनेंस, क्या ये समझ रहे हैं? एलुमिनी और मेंटेनेंस हमने जो लिखा है, एलुमिनी मेंटेनेंस कहने का मतलब कि जब आप सुनते होंगे कि तलाक होता है, वैसी स्थिति में खासकर अधिकांशतः महिलाओं को एलुमिनी की राशि प्रोवाइड कराई जाती है उनके पति के द्वारा, या मेंटेनेंस उनके जीवन यापन का खर्चा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनी की बात करेंगे और मेंटेनेंस की बात करेंगे तो सिर्फ यह महिलाओं की केस में ही होगा, यह पुरुषों के केस में भी हो सकता है जो महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। समझ गए? माता पिता के संदर्भ में भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए वार्डशिप, गार्जियनशिप, यह क्या शब्द है नया? अगर इसकी बात करेंगे कि वार्डशिप और गार्जियनशिप का, तो ऐसी स्थिति में जिसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया है, वैसी स्थिति में उनकी जिम्मेवारी किसी को मिलती है। लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद उनका यह होता है
कि उनके संपत्ति में पूरा का पूरा हक मिलता है, लेकिन संरक्षण की भूमिका में कोई भी काम कर सकता है उनका। एडॉप्शन, यह है बच्चा गोद लेने की बात अगर बात करते हैं। वैसे दंपति जिनके बाल बच्चे नहीं हैं तो इसके लिए भी देश में कानून है जो फैमिली मैटर के अंतर्गत ही आता है। सक्सेशन इनहेरिटेंस की बात अगर करते हैं आप, सक्सेशन की अगर बात करते हैं यानी विरासत की अगर बात करते हैं, इनहेरिटेंस की अगर बात करते हैं, यानी कहने का मतलब कि उत्तराधिकार की अगर बात करते हैं कि किस तरीके से संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। और कुछ और है प्रॉपर्टी लॉ में अगर बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, रेंट, डीड, टॉर्च, डिफामेशन यानी मानहानि की अगर बात होती है तो खैर इतना इंपॉर्टेंट से है नहीं। तो इतनी सारी चीजों पे चर्चा अगर करनी होगी अगर समान नागरिक संहिता बनेगा तब। लेकिन ये पेज कहाँ पे और चर्चा में क्यों है? देखिए, अगर सबसे पहले आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार चर्चा में इस देश में। सबसे पहले अगर बात करेंगे 1948 में जब लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, उस समय ही चर्चा की गई थी और वहां पे स्पष्ट चर्चा किया गया था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया था संविधान के भाग अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा है, डीपीएसपी में चर्चा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यानी हिंदी में आप लिख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करेंगे यहाँ पे चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में चर्चा किया गया है। आप किसका चर्चा किया गया है? आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा किया गया है। क्या कहा गया है? सबसे पहले तो यह समझना है कि यह आर्टिकल 44 संविधान के भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्या चर्चा किया गया है, वहां पे क्या लिखा गया है, समझने की बात है कि आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की चर्चा करता है कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। अब यहाँ पे इस चीज को समझने का कोशिश किया जाए कि पेंच आखिर है क्या, आखिर आज तक क्यों नहीं समान नागरिक संहिता लागू हो पाया। और अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि 22वीं विधि आयोग यानी 22nd लॉ कमीशन ने यह कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक से और सभी धर्म और समुदाय के जो गुरु हैं उनसे चर्चा किया जाए और एक राय शुमारी यानी सहमति बनाया जाए ताकि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सके। देखिए यहाँ पे मोटा मोटी अगर बात किया जाए कि समान नागरिक संहिता में जो चर्चा का विषय होगा, जो मुख्य बिंदु होंगे, तो चर्चा होगा विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने या उत्तराधिकार जैसे मुद्दे मुख्य। क्योंकि अभी हमने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्यतः फैमिली से रिलेटेड मुद्दे हैं, इसी पर चर्चा होनी है। रही बात धर्म और कानून से कोई संबंध नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं किसी भी धर्म को कमतर रखा जा रहा है, नहीं, सबको एक समान प्रोसेस एक कोडेड के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक विभिन्नता के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये स्पष्ट आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में, राज्य के निर्देशक सिद्धांत में। कहने का मतलब यह है कि कमजोर वर्ग यानी महिलाओं को जिस तरीके से शोषण, खासकर आप देखते होंगे कि कितना दर्द झेलना पड़ता है। आप देखते हैं तलाक को लेकर, खासकर आप देखते हैं जब एक खत्म किया गया जो विधि ने 3 तलाक था, ट्रिपल तलाक, उसको खत्म किया गया
हलाला, ये सब कहीं ना कहीं कुप्रथा है अगर आप देखेंगे तो एक इस तरीके से कानून बनाने की कोशिश है कि फंडामेंटल राइट्स का भी, जो आपके जो मौलिक अधिकार है, उसका भी हनन ना हो। क्योंकि आप स्पष्ट समझते हैं कि आर्टिकल 14(4) विधि के समक्ष समता की बात करता है। तो क्या आप जो देखते हैं कि जिस तरीके से आप इस्लाम में बात करते हैं तलाक का और बात करते हैं हलाला का, वह तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में भी तो ये कहीं ना कहीं कष्टदायक होता है। आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 क्या करता है? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं आर्टिकल 25 में और यह कहते हैं कि हमें अपने धर्म का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। ठीक है, आपको अपने धर्म का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को, खासकर महिलाओं को, उसके जो मूल अधिकार है उससे आप वंचित कर दें। आखिर क्यों ऐसा कहा गया? अभी हाल फिलहाल आपको बताया कि चर्चा में तो 1948 से ही है, लेकिन 22वां विधि आयोग के बाद यह मामला तूल पकड़ा है। तो किसी भी अच्छी चीज को स्वीकार करने की कोशिश किया जाना चाहिए। किसी चीज को धर्म और राजनीतिक के चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और यह कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा एक कानून थोपने की कोशिश है अल्पसंख्यकों पर। ऐसा नहीं है, यह समझिए, स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके धर्म में कोई बाधा पहुंचा रहा है। सिर्फ यहाँ कोशिश किया जा रहा है कि कुछ कुप्रथा है, उसको किस तरीके से जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे बात कर हल करने की कोशिश किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश किया जाए। आप सायरा बानो केस ले लीजिए। सायरा बानो केस का क्या मुद्दा रहा? आखिर किसी महिला को जब तलाक मिला तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसकी हो? जिम्मेवारी उसका पति का होगा, लेकिन वहाँ से मेहर की राशि देकर वहाँ से पिंड छुड़ाने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में जो महिला शादी में 10 साल से 15 साल से परफॉर्म कर रही है, अचानक उसको तलाक दिया जाता है, तो अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से रोड पर आ जाती है। तो एक ऐसा कानून तो बनना ही चाहिए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बहुत सारे केस है। 1995 सरदा मुद्दल केस की अगर बात करते हैं तो खैर हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम हाईलाइट करना चाहेंगे आपको हिंदू सिविल कोड का। ये है क्या हिंदू सिविल? हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1829 सती प्रथा उन्मूलन। आप कहेंगे कि इसकी क्यों चर्चा की जा रही है हिंदू सिविल कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? तो समझने का कोशिश कीजिएगा। हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखेंगे जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू सिविल कोड है, नहीं, हिंदू सिविल कोड नहीं है। यह दिखाने की यह कोशिश है कि समझने की कोशिश कीजिए कि उस दौर में ही जब अंग्रेज थे तो भारत में 1829 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन किया गया। यानी उस समय विलियम बेंटिक क्या थे? गवर्नर थे, और राजा राममोहन राय रिफॉर्मर थे, जिनके दोनों के सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन किया गया। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में भी एक तरह से कुप्रथा थी, इसको क्या किया गया? खत्म किया गया, एक तरह से रिफॉर्म हुआ। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यह एक ऐसा कानून बना कि जो महिलाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और विधवा हैं, उन्हें भी शादी करने का और सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है, उसके लिए कानून बना। 1873 में स्पेशल मैरिज एक्ट बना। यह क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यह कहा गया कि हो सकता है कि दोनों का धर्म अलग अलग है, एक हिंदू युवक एक मुस्लिम युवती या एक मुस्लिम युवक एक हिंदू युवक अगर शादी करने की बात हो तो उसके तहत स्पेशल मैरिज एक्ट भी लाया गया 1873 ईस्वी में। इसको पुनः मॉडिफाई किया गया 1954 ईस्वी में स्पेशल मैरिज एक्ट। अब रही बात जो एक और विडंबना थी, जो देखा जाए कि
अशिक्षा कहा जाए या शिक्षा का अभाव होना। 1891 इसमें एज ऑफ कंसेंट यानी गर्ल्स चाइल्ड हिंदुओं में क्या था, 12 वर्ष की उम्र में शादी करने का प्रावधान। धीरे धीरे देखिए मॉडिफाई हुआ शारदा एक्ट के तहत लड़कियों का उम्र 14 साल और लड़कों का 18 साल, और पुनः धीरे धीरे देखा गया लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल कर दी गई और लड़कों का 21 वर्ष। हालांकि इससे आगे की बात चल रही है कि लड़कियों का 21 वर्ष किया जाए और लड़कों का 24, लेकिन अभी तक इसमें अभी कोई खास चर्चा नहीं हुई। अब रही बात 1874 में मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कहने का मतलब कि महिलाओं को, साथ महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जो 37 देशमुख एक्ट, हिंदू विधवा के संपत्ति में अधिकार। ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, समझिए कि जो भी रिफॉर्म हुए हैं यह हिंदू समुदाय में हुआ है। हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग हैं उनके जितने कानून बने हैं, और यह सब देखेंगे ये सब देश आज़ादी के पहले की बात है। यानी कहीं ना कहीं जो हिंदू रिफॉर्मर थे इस बात से सहमत थे कि बहुत कुप्रथा है हिंदू धर्म में, बहुत पाखंड है, कैसे इसको समाप्त किया जाए, जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है, चाहे एक सामान्य जिंदगी जीने में लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही है। तो रिफॉर्म होते गया टाइम टू टाइम। लेकिन अब यह कहिएगा कि मुसलमानों में अंग्रेजों ने वहाँ भी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वहाँ स्पष्ट कह दिया गया कि आप हमारे धर्म में बिल्कुल छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। मेरा जो कानून है शरीयत कानून, उसके अंतर्गत जो है मेरा कानून के तहत हमारा शादी विवाह के जो फैसले होंगे हम उसके जरिए देखते रहेंगे। तो यही कारण है कि हिंदुओं में रिफॉर्म होते गया और मुसलमानों में रिफॉर्म की अगर बात किया जाए तो ना के बराबर हो पाई। हिंदुओं में ही क्यों, इसके समानांतर अगर आप देखेंगे हिंदू के अलावा बौद्ध, जैन, सिख, ये तीन पे तो सामान्यतः अगर देखा जाए हिंदू कानून ही लागू होते थे। अगर देखेंगे वहाँ पे तो क्रिश्चियन तो ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म हो रहा था, लेकिन अटका हुआ था यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदाय। तो अंग्रेजों ने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब देखिए यहाँ पे 1941 में हिंदू कोड बिल BN राव के द्वारा लाया गया, 1944 में पुनः लाया गया उसको, और 1947 में एक रिपोर्ट सबमिट हुई। उसके बाद बात बन गई हिंदू कोड बिल पे। ये चर्चा किस पे करता है हिंदू कोड बिल? हिंदू कोड बिल चर्चा करता है डिवोर्स, मोनोगेमी यानी शादी पर। मोनोगेमी से तात्पर्य है कि बहुत हो चुका, हिंदुओं में भी देखते थे कि एक पुरुष के द्वारा 2 से 3 शादियां की जाती थी, 4 शादियां की जाती थी, लेकिन नहीं, उसके बाद ऐसा हुआ कि आप कोई भी हिंदू एक ही शादी कर सकता है। अगर वैसी स्थिति में कोई मोनोगेमी करता है तो उसके लिए क्या था, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रावधान था। मोनोगेमी माने एक से अधिक शादियां, बाईगेमी 2 शादियां, मोनोगेमी माने 2 से भी अधिक शादियां का जिक्र किया गया। उसके लिए प्रावधान लाया गया कि अगर कोई मोनोगेमी करेगा तो IPC 494 के तहत, IPC 494 के तहत क्या है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। अब देखेंगे हिंदू कोड बिल की अगर हम बात करते हैं आप यहाँ पे, तो देखिए कितने सुधार हुए हैं। 1955 में बना हिंदू मैरिज एक्ट बना, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की चर्चा किया जाने लगा, 1956 में पुनः हिंदू अभ्यस्त संरक्षण नियम की बात की गई, और 1956 में ही अगर देखेंगे तो हमने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है HA में, इसका मतलब आप देखिए हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, यानी जितने आज जो चर्चा हो रहा है किसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो यह तो हिंदुओं में पहले ही हो चुका था अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में टारगेट किया जा रहा है कि हिंदू कोड बिल को ही बनाया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म बहुत पहले हो चुका है, और यही दिक्कत हो गई कि मुसलमानों में अगर देखा जाए, मुस्लिम संप्रदाय में देखा जाए तो स्थिति जैस की तस बनी हुई है। आज भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो 4 शादियां वैलिड मानी जाती है। वहाँ पे आप देखते हैं हलाला जैसे कुप्रथा है। हलाला से क्या समझते हैं?
हलाला से तात्पर्य है कि कोई पति अपने पत्नी को तलाक दिया है, ऐसे स्थिति में पुनः दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वैसे स्थिति में उस महिला को गैर मर्द के साथ अपनी शादी को परफॉर्म करना होगा, उसके बाद अपने पति से शादी होगी। सोचिए एक कितना किसी महिला के लिए तकलीफ देह है। यही सब जो कुप्रथा है उसी को खत्म करने की कोशिश है। इसलिए हमने ये सभी चीज़ों पे चर्चा की है। यहाँ पे हिंदू सिविल कोड की भी चर्चा की है और देखिए किस तरीके से रिफॉर्म होते गए। और मुस्लिम संप्रदाय ने यह कहा कि हमारा जो कानून है, शरीयत है, डिवाइन लॉ है, ईश्वरीय प्रदत्त है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यही कारण है। यहाँ पे आप देखते होंगे कोट अनकोट जो भी होता है, अगर आप देखते होंगे आप सायरा बानो केस मेंटेनेंस की राशि की जिक्र थी, वहाँ पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इस फैसले को पलट दिया और बोला कि एक संप्रदाय को यहाँ पे ठेस पहुँचाने की कोशिश है। लेकिन आप समझिए कि आप 22वीं सदी में हैं, तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए। वो भी हो क्यों नहीं? देखिए कारण क्या है। जैसे कहने का मतलब कोर्ट के पास भी दिक्कतें आ रही हैं फैसला सुनाने में, बहुत सारे ऐसे फैसला सुनाने में। जैसे सरला मुदगल केस की बात किया जाए जो 1995 का है, अगर जो देखेंगे उसमें क्या है, सरला मुदगल केस 1995 में है। सरला मुदगल केस की बात करेंगे तो है क्या, तो आप मोटा मोटी समझिएगा। एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा जो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे, वैसी स्थिति में भी हिंदू रहते भर में तो दूसरी शादी कर नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि हिंदू रहते भर में आप एक शादी को परफॉर्म करना है, तलाक के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, समझने का कोशिश कीजिएगा। उसने धर्मांतरण किया हिंदू से मुसलमान और पुनः एक मुस्लिम महिला से उसने शादी की, क्योंकि लड़की मुसलमान थी तो कहीं ना कहीं धर्म तो कन्वर्ट करना ही करना था। पुनः उसके साथ रहने के बाद तलाक लिया गया। तलाक लेने के बाद पुनः वह अपने पत्नी के पास आ गया। तो एक ऐसा केस है, ऐसे केस, तो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे अगर देखा जाए तो वह भी वैलिड नहीं है। तो कोर्ट के सामने बहुत दिक्कतें आती हैं। और उतना तो सोचिए, कोई भी व्यक्ति खासकर एक सम्मानित जिंदगी जीना चाहता है, खासकर महिलाओं की केस में आप देखते हैं तो गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता हो। और आप समझ रहे हैं कि अगर समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो रही है तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो वायलेशंस तो यहाँ हो ही रहा है। तो इसीलिए समान नागरिक संहिता की बात चल रही है। हाँ, यह बात अलग है कि कब लागू हो यह तो वक्त बताएगा, चाहे राजकुमारी बनेगी उसके बाद ही। लेकिन लगातार यह जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है यह किसी धर्म विशेष के विरुद्ध है या बीजेपी का एजेंडा है, तो यह समझिए ठीक है, उनके चुनावी हल्फनामा में जारी है। टाइम गलत हो सकता है, जिस तरीके से मुद्दा को उछाला जा रहा है अभी खासकर बीजेपी के द्वारा, तो हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति हो। लेकिन अगर यही मामला अगर 3-4 साल पहले आता, चाहे इसके बाद अगर मंशा है तो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और इस पर चर्चा किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो कतई गलत नहीं है। यह सभी लोगों की सहूलियत के लिए है। अगर देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब वैसी स्थिति में एक सुंदर एक सशक्त राष्ट्र बनाने की कोशिश है कि पूरे देश में एक कानून ही काम करेगा, इवन सिविल मामले में भी। रही बात कुछ स्टेट जैसे गोवा जैसे राज्य में, यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। कहाँ? गोवा भारत का एक पहला स्टेट है गोवा, जहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे है। ये आज से नहीं है, पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और यह मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहूँगा, किसी धर्म
समुदाय विशेष को आहत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, किसी के संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं है। वह अपने तरीके से बने रहेंगे, अपने धर्म को मानने के लिए आबाद रहेंगे। हाँ, कुछ कुछ बिंदुओं को जो मतभेद है, जहाँ पे चर्चा करने की कोशिश है, और कुछ प्रथाएं हैं उसे समाप्त करने की कोशिश है, और एक तरीके से गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए रिफॉर्म सिविल कोड लाने की अगर देखा जाए, अगर सही मानसा से लाया जाए, सभी धर्म गुरुओं से बात कर, नागरिकों से बात कर अगर देश में स्टैब्लिश किया जाए तो यह प्रशंसनीय है। थैंक यू दोस्तों।